तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए क्या है जी मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है ये किसी ग्रुप का इफेक्ट है। आखिर कौन सा ग्रुप का? जैसे याद करो इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? वो किसी न किसी ग्रुप का ही इफेक्ट है। हाँ, एक ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था, उसको माइनस आई बोलते थे, और उसके अलावा एक को बोलते थे प्लस आई। सिमिलरली यहां पे मेसोमेरिक इफेक्ट भी एक ग्रुप का इफेक्ट है, ग्रुप इफेक्ट। लेकिन कैसा ग्रुप का बात हम करते हैं, कैसा ग्रुप के बारे में बात हम करने जा रहे हैं? तो दो तरह का ग्रुप आपको मिलेगा। ये जो ग्रुप मिलेगा दो तरह का मिलता है। एक को बोलते हैं प्लस एम ग्रुप या प्लस आर ग्रुप, प्लस एम या प्लस आर, और दूसरे को बोलते हैं माइनस एम या माइनस आर। ये प्लस क्या बता रहा है बताओ? ये प्लस बता रहा है कि डोनेट करेगा, ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और ये माइनस क्या बता रहा है? ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और कहां पे डोनेट करेगा ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए, अगर कोई ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर रहे, और अगर कोई ग्रुप है जिसके पास डबल बॉन्ड ओ रहे, आपको दो ही तरह का जनरली ग्रुप मिलेगा। ठीक है, एक ग्रुप मिलेगा कि जहां पे लोन पेयर रहे, और दूसरा मिलेगा जहां डबल बॉन्ड ओ रहे। अब एक काम कर रहे हैं, इस ग्रुप को हम बेंजीन से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ग्रुप का नेचर डिसाइड करना है ना, तो आप उसको बेंजीन से कनेक्ट करिए। कर दिए बेंजीन से कनेक्ट, और इस ग्रुप को भी हम बेंजीन से कनेक्ट कर रहे हैं। देखो, कर दिए बेंजीन से कनेक्ट। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए वाला ग्रुप क्या करेगा यहां बेंजीन से लग के, और ए वाला ग्रुप क्या करेगा यहां बेंजीन से लग के। तो चलिए देखिए, आपको साफ समझ में आ रहा है। एक पे लोन पेयर और कनेक्टेड पे पाई बॉन्ड। लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा किस डायरेक्शन में होगा? तो लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा बेंजीन के डायरेक्शन में। और अगर ये बेंजीन के डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सोचिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेंजीन के डायरेक्शन में इस तरीके से, तो क्या इस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है रिंग में। वही देखना है, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन को रिंग में डोनेट करेगा तो उसे डोनेटिंग बोलेंगे, और अगर कोई रिंग का इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा, तो उसको विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, बताओ, अगर हम यहां पे रेजोनेंस का बात करें, अगर हम यहां रेजोनेंस का बात करें तो इसमें रेजोनेंस का डायरेक्शन आपका इधर होगा। तो बताइए, एक ग्रुप क्या कर लिया? एक ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो कैसे पहचानिएगा कि कौन डोनर है कौन विड्रॉ करने वाला है? अगर लोन पेयर रहेगा तो डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा, और अगर डबल बॉन्ड हो रहेगा तो विड्रॉइंग ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हैं डोनेटिंग का, और इधर विड्रॉइंग का एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, देखो बताओ, NH2 क्या इसके पास लोन पेयर है ना? क्या हम इसको प्लस आर वाला ग्रुप बोलेंगे ना? तो यहां पे प्लस आर वाला ग्रुप हो जाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, NH2 के बाद आपका हो गया OH। देखिए लोन पेयर है, हाँ इसके पास दो लोन पेयर है, बट अपने को दो लोन पेयर से मतलब नहीं है, बस एक लोन पेयर ही तो डोनेट होता है, रेजोनेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। OH, OCH3, ये रहा NH, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, ये रहा O, C डबल बॉन्ड O, CH3। इस तरीके से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप जानते हैं अच्छे से, ये रहा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, उसके पास भी लोन पेयर है। तो जब भी कोई लोन पेयर वाला ग्रुप दिखे ना,
तो वो प्लस आर कहलाता है। प्लस आर क्यों? आर क्यों और प्लस क्यों? प्लस इसलिए कि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है रिंग में। तो अगर कोई ग्रुप अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो हम प्लस लगाते हैं। याद कीजिए इंडक्टिव में भी क्या हो रहा था, इंडक्टिव में एक अगर हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है या ग्रुप है तो उसकी टेंडेंसी होती थी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, खींचने की। तो उस टेंडेंसी को के वजह से इस पे माइनस चार्ज आता था, और जिस पे माइनस चार्ज आता था उसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। और उसके अगेंस्ट में जिसका इलेक्ट्रॉन इसमें खींचता था हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, उसको बोलते थे प्लस आई। सिमिलरली प्लस कहां लगता है? अगर कोई ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रखा है रिंग में, साफ दिख रहा है। ये कैसे समझ में आया? क्योंकि हम लोग रेजोनेंस सीख चुके हैं। रेजोनेंस में अगर कोई बेंजीन से लोन पेयर वाला ग्रुप लगा रहता था तो आप इस लोन पेयर को उधर ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। याद करिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका लोन पेयर इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसे डोनर कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। तो क्या यहाँ पे सारा का सारा डोनर ग्रुप है? अब इसमें बेहतर डोनर के हम तलाश में हैं कि कौन बेहतर डोनेट करेगा। तो हमें ऑर्डर में ही लिखे भाई, ए ऑर्डर में ही लिखे हैं, ए डोनेटिंग का ऑर्डर है, ए डोनेटिंग का ऑर्डर है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछें कि सबसे बेहतर डोनर कौन बनेगा इसमें लोन पेयर में, तो आप नाइट्रोजन को बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम रहेगा तो उसकी टेंडेंसी रहेगी डोनेट करने की। लेकिन जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा रहेगा उसका डोनेट करने का टेंडेंसी नहीं होता है, उसका तो विड्रॉ करने का इच्छा होता है। उसके मन में तो विड्रॉ करने का इच्छा चलता है, इलेक्ट्रॉन दबाने का सपना देखते रहता है वो, तो डोनेट कभी नहीं कर पाएगा। तो ये ऑर्डर है आपका। ठीक है, इसको हम लोग प्लस आर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डोनेट कर रहा है इसलिए प्लस। और आर क्यों? क्योंकि रेजोनेंस करके डोनेट कर रहा है। और इंडक्टिव में रेजोनेंस में, इंडक्टिव में भी डोनेट करता था बट स्लाइड डोनेशन होता था, और यहां पे रेजोनेंस के थ्रू डोनेशन हो रहा है। रेजोनेंस क्या था? लोन पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब यहां पे लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होकर डोनेट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बोलेंगे प्लस आर या प्लस एम। ठीक है, ये हो गया माइनस आर या माइनस एम। कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा? तो हम इसको भी ऑर्डर में लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए NO2 सबसे ज्यादा विड्रॉ करता है, मतलब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा विड्रॉ कर सकता है, इससे ताकतवर कोई है ही नहीं। ठीक है, और आप एक इंडक्टिव का भी ऑर्डर देखे थे, हम यहाँ पे इंडक्टिव का ऑर्डर नहीं लिख रहे हैं। इंडक्टिव में तो जस्ट थोड़ा सा विड्रॉ होता था, स्लाइड विड्रॉ होता था ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और यहां विड्रॉ हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू पैरेलल पी ऑर्बिटल। तो यहां ऑर्डर है NO2 सबसे रहेगा। इसके बाद आपका ये साइनाइड है, साइनाइड है। इसके बाद आ जाएगा अल्डिहाइड या कीटोन। तो बस इतना ही ऑर्डर आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, ETC। तो प्लस आर ग्रुप या माइनस आर ग्रुप आप देख लिए, इसका ऑर्डर देख लिए कि कौन बेहतर डोनेट करेगा और कौन बेहतर विड्रॉ करेगा। ठीक है, अब यहां नोट में देखिए एक चीज, NO जो है ये बेहतर जो है क्या है भाई? तो NO देखो दोनों नेचर का है। देखो NO को किस नेचर में रखें? तो NO कौन सा नेचर में रहेगा? तो देखो N के पास लोन पेयर भी है ना, और N के पास डबल बॉन्ड O भी है। अगर हम इसको रिंग से लगाएंगे तो दोनों नेचर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा? दोनों नेचर साफ दिख रहा है, इस कैटेगरी का भी है, इस कैटेगरी का भी है। इसीलिए NO जो है ये प्लस आर भी है एंड माइनस आर भी है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है जी, यानी आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्रुप है जो कि प्लस आर माइनस आर दोनों बिहेव करता है, तो आप इसको लेंगे। और भी ग्रुप है इस तरीके से S डबल बॉन्ड O और ME भी आ जाएगा, प्लस आर एंड माइनस आर ग्रुप दोनों में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा प्लस आर और माइनस आर का स्थिति। तो हम लोग को इंडक्टिव में जो आप देखे थे कि किसको माइनस आई किसको प्लस आई करते हैं, और फिर उसका आप एप्लीकेशन देखे थे, उसी तरह से इसका भी एप्लीकेशन है ना, कि डोनेट करने वाला ग्रुप किसे किसे स्टेबलाइज्ड करेगा, विड्रॉ करने वाला किसे किसे स्टेबलाइज्ड करेगा, इसको भी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो बट इसका एप्लीकेशन देखने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक सीखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। ये रहा हाइपर कंजुगेशन। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे ग्रुप का नेचर देखे हैं, ए डोनर है, ए विड्रॉइंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप को प्लस बोलते हैं, विड्रॉइंग को माइनस बोलते हैं। क्यों डोनेट कर रहा है? साफ दिख रहा है। आप रेजोनेंस का फिनोमिनन लगाइए, साफ समझ में आएगा कि हाँ ये डोनर है।
और ये क्यों विड्रॉ कर रहा है? क्योंकि रेजोनेंस में आप देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब इसमें रिंग का इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। हाँ, एक बात और, चूंकि ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप, बस यूं ही बोल दिए कि रिंग में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा के रखा है तो इसने रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बताइए इसके अगेंस्ट में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डी एक्टिवेटिंग, डी एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे इसको, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। और ये जो हैलोजन है, हैलोजन, ये जो हैलोजन है, इस हैलोजन जो है ये दगेबाज है, ये अलग तरह का ये दगेबाज है, जो दिख रहा है वो नहीं है, इसको बोलते हैं कमजोर डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग, आप कहेंगे कि ये एक्टिवेटिंग वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है एक्टिवेटिंग वाला, लेकिन वो अंदर से गद्दार था, ठीक है, वो नारा लगा रहा था पूरा भारत माता की जय, लेकिन उसको एकदम जलन था भारतीय से, तो वही चीज है, ये नारा खूब लगा रहा है, ये दिख रहा है पूरा कि लोन पेयर जो है तो हम डोनर हैं, बट इसका जो अंदर से जो है वो अलग रूप है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी का ग्रुप देखे, एक प्लस एम और माइनस एम, यही है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। बाकी जो रेजोनेंस का इफेक्ट आप पढ़े ना, वही सारा मेसोमेरिक इफेक्ट है, मतलब रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन है वही यहाँ पे लागू होगा, पूरा चीज ये हो चुका है ऑलरेडी, बट हम इस पे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम लोग को हाइपर कंजुगेशन जानना होगा। हाइपर कंजुगेशन, देखो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है भाई? रेजोनेंस में क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? तो रेजोनेंस में लोन पेयर, पाई बॉन्ड, चार्ज, रेडिकल, वो सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा था? तो आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते थे एरो के थ्रू। यहां पे हाइपर कंजुगेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CH और कौन सा कार्बन? sp3 CH सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए, मतलब हाइपर कंजुगेशन में एक ऐसा घटना है जहां पे सिग्मा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट होता था। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया रहता था, किसी एटम पे लोन पेयर दिखता था, फिर हम कंडीशन देखते थे कि क्या वो लोन पेयर उसके पास फिक्स रहेगा या डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट होता था तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सिमिलरली यहाँ पे अगर CH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उस घटना को हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। और यहां भी कंडीशन है कि इस कंडीशन में CH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा और कब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या फिक्स रहेगा। जैसे उधर कंडीशन था कि लोन पेयर कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, पाई बॉन्ड कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज कब डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली हाइपर कंजुगेशन में CH बॉन्ड कब डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी यहां पे अपने को CH बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए कंडीशन देखते हैं इसका, CH बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन, ठीक है। और इस फिनोमिनन को, इसमें कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? CH बॉन्ड, ठीक है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग सिग्मा पी या सिग्मा पाई इफेक्ट भी बोलते हैं। सिग्मा पी या सिग्मा पाई इफेक्ट। सिग्मा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट सिग्मा हो रहा है। रेजोनेंस वाले को क्या बोलते थे? रेजोनेंस वाले को लोन पेयर पी बोलते थे या पाई बॉन्ड पी बोलते थे, और लेकिन यहाँ पे सिग्मा पी बोलेंगे या सिग्मा पाई बोलेंगे, इसका नाम है, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन है, आखिर कब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे CH बॉन्ड को? कुछ तो कंडीशन होगा। हाँ, कंडीशन क्या है सुन लीजिए। देखो क्या होना चाहिए, एक तो CH बॉन्ड होना चाहिए, हाँ ठीक है, एक तो CH बॉन्ड होना चाहिए, और वो भी CH बॉन्ड किस कार्बन पे होना चाहिए? sp3 पे होना चाहिए, ठीक है, sp3 CH बॉन्ड है। और इससे कनेक्टेड पे p ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। एकदम सेम कंडीशन नहीं दिख रहा है रेजोनेंस वाला? याद करिए, अगर एक के पास लोन पेयर हो या एक के पास पाई हो और अगर उससे कनेक्टेड पे खाली पी होता था तो लोन पेयर या पाई इस खाली की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। सेम कहानी यहाँ पे है, एक पे sp3 CH बॉन्ड होना चाहिए और उससे कनेक्टेड पे खाली p ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है कि इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसे दिख रहा है कि बगल में खाली है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसी घटना को हम लोग हाइपर कंजुगेशन करते हैं। तो बोलिए इसमें क्या बनेगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बनेगा क्या? तो ठीक है, क्या बनेगा सुन लो। यहां का बॉन्ड गायब हो जाएगा। यहां का बॉन्ड जब उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है
तो कुछ यहां भी है और कुछ वहां चल गया, तो जहां गया वही तो देखना है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे H का बीच का बॉन्ड खाली हो गया, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां बन जाएगा CH2। चलिए चार्ज डालते हैं। याद कीजिए, अगर इधर का 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए तो इसको तो फायदा हो गया एगो, अगर इसको फायदा हो गया तो इसका चार्ज समाप्त, क्योंकि प्लस है, एक माइनस आके समाप्त। बीच वाले का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बीच वाले पे सेम चीज, जो लेफ्ट में था वो राइट में हो गया है, इसका एक लॉस हो गया है H+, इस तरीके से यही बनेगा, यही बनेगा। अगर यहां पर भी हाइड्रोजन होता और अगर यहां पर भी हाइड्रोजन होता तो एक बार ये वाला डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक बार इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थ्योरेटिकली डिस्ट्रीब्यूट तो तीनों हो गया होगा, बट हम लोग थ्योरेटिकली चेक करने के लिए ये बनाते हैं, ये तो हाइपोथेटिकली तो हम लोग बनाते हैं कि ठीक है अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो कहां गया है, तो डिस्ट्रीब्यूट होकर यहां गया है। देखिए इसी घटना को हम लोग हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे, ठीक। और जितने हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूट होने का पॉसिबिलिटी है, यहां पर कितने हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूट होने का पॉसिबिलिटी है, 3, तो इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन विच अंडरगो इन हाइपर कंजुगेशन फिनोमिनन, जो हाइड्रोजन है और वो हाइपर कंजुगेशन के फिनोमिनन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो आप कहिएगा कि नहीं हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है भाई, अगर पॉसिबिलिटी है 3 गो तो तीनों डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 अल्फा H है, तो इसको जो हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जाता है उसको हम लोग अल्फा H बोलते हैं। तो अल्फा H, और एक कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है, और पता है इसको हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे सिग्मा और वैकेंट P, नहीं बोलेंगे सिग्मा से क्या कनेक्टेड है, वैकेंट P, वैकेंट P। जैसे रेजोनेंस में क्या क्या था, रेजोनेंस में एक था लोन पेयर वैकेंट P कंजुगेशन बोलते थे ना, तो यहां पे सिग्मा बोलेंगे। दूसरा था पाई वैकेंट P, वैकेंट P मतलब प्लस, तो पाई वैकेंट P कंजुगेशन, है कि नहीं। तीसरा था पाई नेगेटिव कंजुगेशन, चौथा था पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पांचवा था पाई पाई कंजुगेशन, पाई रेडिकल कंजुगेशन, तो सारा कंजुगेशन है। सिमिलरली यहाँ पे पहला कंजुगेशन है, तेरा 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्या कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन का, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए और उससे कनेक्टेड पे वैकेंट P ऑर्बिटल होना चाहिए, या उल्टा देखो, उल्टा देखो, वैकेंट P होना चाहिए और उससे कनेक्टेड पे CH बॉन्ड होना चाहिए। तो वैकेंट P से कनेक्टेड एटम पे जो CH बॉन्ड होगा उसको हम लोग अल्फा H बोलेंगे, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर कंडीशन देखिए इसका क्या है। सेकेंड नंबर कंडीशन ये है, ध्यान दो, सिग्मा और रेडिकल, सिग्मा और रेडिकल कंजुगेशन सिमिलर है ना। क्या सिग्मा रेडिकल, नाम से क्लियर है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा हाइड्रोजन वाला, उससे कनेक्टेड पे रेडिकल होगा P ऑर्बिटल में, बस बस। हाँ, तो ये वाला CH बॉन्ड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रेडिकल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपको थोड़ा सा समझदारी से बताना पड़ेगा, क्योंकि रेडिकल में अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर तो आधा ही आएगा, क्योंकि इधर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हाफ है, इसलिए हाफ आएगा और बचा हुआ हाफ इस पे आ जाएगा, ए बन जाएगा। कैसा कुछ बनेगा, H पे रेडिकल बनेगा, H है, C पे दोनों कनेक्टेड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 होगा। ऐसा ऐसा और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी बनेगा। हाँ, बट यहाँ पे 3 अल्फा H है, साफ दिख गया। हाँ, इसका अगर हम रियल स्ट्रक्चर बना दे, रियलिटी में इसका क्या होगा, तो इसका रियल स्ट्रक्चर में पता है क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर देखिए, इसका रियल ऐसा कुछ होगा। CH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब कुछ पोर्शन इसका यहां होगा और कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कुछ पार्ट यहां होगा और कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कुछ पार्ट यहां होगा और कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और डिस्ट्रीब्यूट होके आया कहां, यहाँ पे पाई बॉन्ड के रूप में, और इसके साथ साथ रेडिकल भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो कुछ रेडिकल यहां रहेगा, कुछ रेडिकल यहां आया है, कुछ हिस्सा यहां आया है, कुछ यहां आया है। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। तो आप जस्ट इसको फील कर रहे होंगे कि पूरा वो रेजोनेंस वाला ही कहानी है, पूरा रेजोनेंस वाला ही कहानी यहाँ पे दिख रहा है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे CH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, CH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये रहा। थर्ड नंबर कंडीशन क्या है पता है, और ये लास्ट, हाइपर कंजुगेशन 3 ही जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला कहां पे, CH बॉन्ड कनेक्टेड से वैकेंट P ऑर्बिटल, दूसरा CH बॉन्ड कनेक्टेड से रेडिकल P ऑर्बिटल, और तीसरा CH बॉन्ड कनेक्टेड से पाई बॉन्ड। बस CH बॉन्ड कनेक्टेड से पाई, मतलब इसको बोल देंगे सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहां पे सिग्मा है, ठीक है, और ये रहा पाई बॉन्ड, सिग्मा और ये रहा पाई बॉन्ड, ठीक है। कैसे बनेगा इसका, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्लियर है, यहां का बॉन्ड
यहां का बॉन्ड, सोचिए कैसे करते थे इसमें डिस्ट्रीब्यूट। यहां पे बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट होना है, हमें यहां खाली ऑर्बिटल बनाना है तब नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यहां खाली बनाने के लिए पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। ये बॉन्ड टूट के यहां पे खाली बन गया और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरीके से ये होते जाएगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है यहाँ पे 3 अल्फा का हो रहा है, इसको बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन में 3 कंडीशन आ गया है, रेडिकल, सिग्मा पाई, और उधर हो गया आपका सिग्मा और वैकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे चेक करने देते हैं कि कैलकुलेट करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा एच, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीन ही जगह तो देखना है। बताइए इसमें कितने अल्फा एच हैं, इसमें कितने अल्फा एच हैं। तो जहां पे प्लस दिख रहा है वहां पे वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, उस वैकेंट पी ऑर्बिटल से कनेक्टेड 3 गो सी एच यहां है, 3 गो सी एच यहां है, 3 3 6 और 1 सी एच यहां है, मतलब यहां पे 7 अल्फा एच है ना। इसमें कितना अल्फा एच है बताइए, इसमें कितने अल्फा एच हैं, ए बगल वाले में यहां कितने अल्फा एच हैं। तो इसमें कितने अल्फा एच है देख लेते हैं। यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट से कनेक्टेड वाला सी एच, तो 3 सी एच यहां है, कनेक्टेड वाला 2 सी एच यहां है और 2 सी एच यहां है, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा। अगर इसमें चेक करें, वैकेंट ऑर्बिटल से कनेक्टेड 3 सी एच, कनेक्टेड 1 सी एच और कनेक्टेड 2 सी एच, 3 2 5 1 6 अल्फा एच। इस तरीके से चेक कर लेंगे। अगर हम यहां पे बात करें, यहां पे बात करें ब्रिजेड है, और हम यहां पे बात करें कि प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, और यहां पे डाल दें प्लस चार्ज और पूछें कि कितने हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको दिखेगा कि प्लस चार्ज से कनेक्टेड एक तो यहां है और 2 इधर है, 2 इधर है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे 3 अल्फा, बट यहां पे 3 अल्फा नहीं होगा, होगा 2 ही अल्फा एच। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रिज एड पे है, जो अल्फा एच ब्रिज एड पे है, वो हाइपर कंजुगेशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो सिग्मा बॉन्ड तो वहां पाई बन जाएगा। और याद कीजिए हम लोग पढ़े थे ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल कहता था कि ब्रिज एड पे ना प्लस आ सकता है, ना रेडिकल आ सकता है, ना पाई बॉन्ड बन सकता है। तो अगर आप इस बॉन्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पाई बन जाएगा ना, और पाई बन जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है, संभव नहीं है पाई, इसलिए ए वाला हाइपर कंजुगेशन में नहीं आएगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन में 2 ही हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, यहां पर वाला। अगर हम इसमें चेक करें, इसमें चेक करें कि यहां पे प्लस चार्ज है, ये रहा प्लस चार्ज, और यहां पे 2 मिथाइल लगा हुआ है, तो आप कहेंगे एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा और इस पॉजिटिव से कनेक्टेड पे जो सी एच है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 अल्फा एच है, ए वाला नहीं आएगा जी, इसका ध्यान रखना है। हाँ, अगर इस तरह का ब्रिज हेड रहेगा, अगर बड़ा रिंग का ब्रिज हेड रहे, ए रहा और यहां प्लस डाल दें, तो अब इस ब्रिज हेड वाला भी हाइड्रोजन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ए वाला भी जाएगा, ए वाला भी जाएगा हाइड्रोजन, यहां वाला भी जाएगा, तब जाएगा, दोनों जाएगा। पॉजिटिव से कनेक्टेड इधर वाला भी जाएगा और पॉजिटिव से कनेक्टेड इधर वाला भी जाएगा, तो 2 और 1 3, यहां पे 3 अल्फा एच है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाइपर कंजुगेशन में जाएगा ब्रिज हेड वाला और कौन सा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ अल्फा एच। अगर आपसे पूछें कि बता इसमें कितने अल्फा एच हैं, इसमें कितने अल्फा एच हैं, तो चलिए हम क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड वाला सी एच। ठीक है, पाई बॉन्ड से कनेक्टेड यहां है, से कनेक्टेड यहां है, से कनेक्टेड यहां है और यहां है, कितने हो जाएंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन, 3 2 5, यहां पे 3, यहां पे 2, फिर से 5 5 5 10, 10 अल्फा एच है। तो आराम से कर लेंगे कितने अल्फा एच है कहां पे। ठीक है, अब देखिए इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे जी, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन।
हाँ, एक बात और अगर यहां पे हम बात करें, इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सिग्मा पाई, और या इसको हम लोग सिग्मा पाई स्टार कंजुगेशन बोलते हैं, पाई स्टार कंजुगेशन। देखिए क्या है ना कि आप इसको रेजोनेंस में आप इसको पाई बोलते थे इस पोर्शन को, और जो इससे कनेक्टेड होता था लोन पेयर, तो लोन पेयर पाई, या अगर इससे कनेक्टेड रहे पाई तो पाई पाई। बट यहां पे क्या है ना कि CH बॉन्ड जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो दिख रहा है पाई, लेकिन जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है ना वो पाई स्टार ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सिग्मा पाई स्टार बोलते हैं। बुक्स में लिखा रहेगा कई जगह सिग्मा पाई, जो कि हम भी लिखे थे अभी, सिग्मा पाई लिखा रहेगा, बट एक्चुअल में जो ऑर्बिटल में जो यूज होता है CH सिग्मा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होने जो आता है वो पाई स्टार में आता है। क्योंकि कोई भी बॉन्ड या कोई भी लोन पेयर उसी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसका एनर्जी कम रहेगा, तो यहां पे एनर्जी कम पाई स्टार का है ना। और जब एनर्जी कम पाई स्टार का है तो इसका नाम आप जो है सिग्मा पाई स्टार भी बोल सकते हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि एक बार जो एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है आपका कि जो है ये हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा पाई है कि सिग्मा पाई स्टार है, तो पाई स्टार है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। दिख तो रहा है, आप बोलेंगे कि हमको तो दिख रहा है सिग्मा पाई, तो भाई ऐसा थोड़े कि जो दिख रहा है वही होता है क्या, है ना। कई जगह पे ऐसा होता है कि दिखता कुछ है होता कुछ है। तो यहाँ पे पाई स्टार में बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए जी, हाइपर कंजुगेशन से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन से। तो फिर से आप हाइपर कंजुगेशन से बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे लगाएंगे हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन? देखिए चीजों को, CH, ठीक है, और यहां पे CH2 है, ठीक है, और ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये रहा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, A B और C, A B C है, ठीक है। अपने को ए वाला बॉन्ड की लंबाई कंपेयर करना है। C तो सबसे लंबा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? फुल्ली सिंगल बॉन्ड है, इससे लंबा क्या ही हो सकता है। चलो, और B सबसे छोटा हो जाएगा क्योंकि फुल्ली डबल बॉन्ड है। लेकिन यहां का जो डबल बॉन्ड है जब हाइपर कंजुगेशन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब डिसअपीयर हो रहा है, और डिसअपीयर हो रहा है मतलब यहां से डबल बॉन्ड का परसेंटेज या डबल बॉन्ड का अमाउंट घटेगा तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहां का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, वो क्या लगता है आपको कि 2 तो नहीं आएगा, 2 से कम हो जाएगा, हाँ 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि कुछ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रह जाएगा ना, एकदम से 0 थोड़े हो जाएगा। आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड तो पूरा डिसअपीयर हो गया है, पूरा डिसअपीयर नहीं होगा। कोई भी चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके पास भी रहता है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट डिसअपीयर होता है ना। तुम अगर प्रसाद बांटता है तो प्रसाद तुम्हारे पास भी रहता है और बाकी सबके पास भी जाता है। तुम अगर किसी को सिखा रहे हो, कोई टॉपिक सिखा रहे हो, नॉलेज बांट रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा नॉलेज खत्म हो जाएगा उसके पास बच जाएगा, नहीं, ठीक है, तुम्हारे पास भी वो पार्ट रहेगा और बट भी जाएगा। तो ये यहाँ का कहानी वही है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भाई उसके पास भी रहेगा और बाकी के पास भी जाएगा, ठीक है। तो बताइए बॉन्ड की लंबाई सबसे लंबा कौन हो गया? सबसे लंबा हो गया C, देन A, देन B, ठीक है। एक क्वेश्चन और करें बॉन्ड लेंथ पे, ए रहा CH2 और CH3 H। अब की बार जो है इसकी बॉन्ड की लंबाई कंपेयर करना, ए और बी। तो साफ दिख रहा है बी में फुल्ली सिंगल बॉन्ड, बट ए वाला डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है? तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 से कम हो जाएगा। पता है आपको क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एक बॉन्ड दिख रहा है और वो बट गया, तो भाई एक बॉन्ड दिख रहा है और बट गया तो 1 से कम हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअल में वहां पे। और यहां का इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है इसका 1 है, तो कौन लंबा होगा बोलो? ए ज्यादा हो जाएगा बी से। एप्लीकेशन नंबर 2, हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन नंबर 2, आप कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं हाइपर कंजुगेशन से।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे कार्बोकेटायन को स्टेबिलिटी देंगे? जैसे ये क्वेश्चन रहा, CH3 प्लस चार्ज, CH3 CH2 प्लस, CH3 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 CH2 प्लस, एक कार्बोकेटायन है। इसमें अपने को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है। आप याद कीजिए, सिमिलर क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन, लगभग सेम क्वेश्चन आप इंडक्टिव में भी देखे थे, और आप इंडक्टिव लगाते थे वहां पे। अब आपके पास एक कंट्राडिक्शन आएगा कि भाई अब हम इंडक्टिव लगा दें कि हाइपर कंजुगेशन लगाएं, पहले आप बता दीजिए। तो आपको बता दें, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से बड़ा फैक्टर है, इंडक्टिव सबसे छोटा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है रेजोनेंस। रेजोनेंस को कोई दबा नहीं सकता है, मतलब जिस पे रेजोनेंस का हाथ आ जाए वो सबसे जीतेगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद जिस पे हाइपर कंजुगेशन का हाथ रहे फिर वो जीतेगा, और इंडक्टिव के वजह से थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मिलता है, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन कौन फैक्टर लग रहा है? तो हम पहले हाइपर कंजुगेशन सोचेंगे, इंडक्टिव नहीं। आप कहेंगे कि इंडक्टिव तो लगा के भी तो ऑर्डर मैच कर जा रहा है, हाँ वो कभी कभी मैच कर जाएगा बट कई बार मैच नहीं करेगा। तो आपको आदत होना चाहिए पहले किसको लगाना है। हाँ, फैक्टर जब भी लगाना हो, आपको फैक्टर्स जब भी लगाना हो तो आप सबसे पहले रेजोनेंस वाला फैक्टर लगाएंगे, रेजोनेंस वाला फैक्टर लगाएंगे, और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे, और हाइपर कंजुगेशन के बाद आप इंडक्टिव लगाएंगे, ठीक है। वो तो हम यहाँ पे पूरा फैक्टर नहीं लिखे हैं। अब एरोमेटिक रेजोनेंस का ही पार्ट आ गया, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस का ही पार्ट आ गया, डांसिंग रेजोनेंस रेजोनेंस का ही पार्ट आ गया, तो उसको हम वहां पे पूरे तरीके से उसको डिटेल्स में लिखे। यहां हम एक आइडिया दे दिए, एरोमेटिक क्या है, रेजोनेंस का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे बोले कि पहले क्या लगाना है, रेजोनेंस। अब आप बोलेंगे कि पहले तो आप बैक बॉन्डिंग लिखे थे, तो बैक बॉन्डिंग, डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, वो सारा चीज तो रेजोनेंस का ही पार्ट था, ठीक है। तो हम पहले रेजोनेंस लगाएंगे। तो चलिए लगाते हैं फैक्टर। इसमें रेजोनेंस तो कहीं दिख नहीं रहा है, हाइपर लगाते हैं। यहाँ पे कितने अल्फा एच है? 9 अल्फा एच है, 3 3 3 9 अल्फा एच। यहाँ पे बोलिए कितने हैं? यहाँ पे 6 अल्फा एच है। यहाँ पे कितने हैं? 3 अल्फा एच है। और यहाँ कितने हैं? 0 अल्फा एच है। कैसे 0 अल्फा एच है भाई? पॉजिटिव से कनेक्टेड पे कहां कुछ है, दूर में है, तो दूर का क्या मतलब है, हमें तो कनेक्टेड पे चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा पता है? हम लोग रेजोनेंस में देखे थे कि प्लस चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, और प्लस चार्ज यहां पर किसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? 9 अल्फा एच में। क्यों? क्योंकि वो 9 अल्फा एच बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर वो बारी बारी से डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 बार, तो प्लस चार्ज भी 9 बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्लस चार्ज ज्यादा जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा है बोलिए? फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड देन थर्ड। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी का हम अगर बात करें, स्टेबिलिटी का बात करें कार्बोकेटायन का, डायरेक्टली टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना ज्यादा प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। याद करिए, रेजोनेंस में भी क्या बोले थे? प्लस चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, और ये भी बोले थे कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट बैक बॉन्डिंग में होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइपर कंजुगेशन में कब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब ज्यादा अल्फा एच होगा तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम जो ऑर्डर जो लिखवाए हैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, सबसे पहले क्या था? बैक बॉन्डिंग, देन डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज अगर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है तब लिखे थे। उसके बाद क्या था? रेजोनेंस का अमाउंट, कितना अमाउंट में रेजोनेंस हो रहा है, यानी कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है प्लस चार्ज, और उसके बाद का फैक्टर लिखे थे इंडक्टिव। बट इंडक्टिव से जस्ट ऊपर अब क्या ऐड कर लेंगे? हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि अब हम लोग हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी उस तरीके से हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर इसका सी, एप्लीकेशन नंबर सी जो है, आप स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल का भी कर सकते हैं, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, ऑब्वियस सी बात है। डी नंबर, आप स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स भी कर सकते हैं, अल्कीन्स का स्टेबिलिटी, और ये भी डायरेक्टली टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ज्यादा अल्कीन भी स्टेबल होगा, उतना ज्यादा रेडिकल भी स्टेबल होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। तो अल्कीन्स का भी स्टेबिलिटी, जैसे चलिए अल्कीन्स का आपको हम स्टेबिलिटी का बात करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ए रहा क्वेश्चन, CH3 CH3, ए रहा क्वेश्चन
C डबल बॉन्ड CH, CH3, CH3, ये रहा C डबल बॉन्ड CH2, ये रहा CH3, ये रहा CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, H एंड H, और एक ये रहा CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, और ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इतने सारे अल्कीन्स का स्टेबिलिटी अपने को अरेंज करना है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताए कि कौन सा अल्कीन्स ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा, जो अल्कीन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। कौन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? जहां पे अल्फा H ज्यादा होगा वही बार बार डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 12 अल्फा H है, यहाँ पे 9 है, 3 3 3 आ रहा है, देखने डबल बॉन्ड से कनेक्टेड। यहाँ पे 6 अल्फा H है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड। ई मत जोड़ लेना, ये तो डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन वाला। नेक्स्ट 6 अल्फा H, नेक्स्ट 6 अल्फा H, 3 अल्फा H और 0 अल्फा H, देख लीजिए, है ना। तो बताओ प्रॉब्लम आपको पता है कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा प्रॉब्लम। बाकी तो आपको साफ दिख रहा है कि हाँ ऑर्डर कर लेंगे, जितना ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, बट अपने को प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। क्या करें? देखो जी, ये है ट्रांसफॉर्म, एक टर्म सीखिए, एक ट्रांसफॉर्म है। डबल बॉन्डेड कार्बन का जो कॉमन ग्रुप है, डबल बॉन्डेड कार्बन का दोनों तरफ का जो कॉमन ग्रुप है, अगर 180 डिग्री पे दिखे उसको ट्रांस बोलिएगा, और डबल बॉन्डेड कार्बन का जो कॉमन ग्रुप है अगर एक साइड दिखे, मतलब 180 पे नहीं दिखे, उसको सीस बोलेंगे। और ट्रांस और सीस में स्टेबिलिटी ट्रांस का ज्यादा होता है सीस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे मोर ग्रुप रिपल्सन है, कॉमन ग्रुप रिपल्सन। सीस वाला से ज्यादा स्टेबल ट्रांस वाला पाया गया, क्योंकि ट्रांस वाले में जो कॉमन ग्रुप है वो तो 180 डिग्री पे है, तो दूर दूर है, तो कोई झमेला नहीं। बट ट्रांस सीस वाले में क्या है? सीस वाले में कॉमन ग्रुप एक तरफ है तो झमेला तो होगा ही होगा, है ना। यानी इसको बोलते हैं मोर कॉमन ग्रुप रिपल्सन, यानी कॉमन ग्रुप रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी ज्यादा है। चलिए अब बच गया ए वाला, ए वाला बचा। इसमें देखो कि अब अगर इन तीनों का बात करें, हम आपसे अगर इन तीनों का बात करें ना, ये तीनों ही आइसोमर है, ये तीनों का तीनों आइसोमर है, तीनों आइसोमर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड अलग अलग है, ये सारा का सारा आइसोमर्स है। और किसका आइसोमर्स है? अल्कीन्स का, अल्कीन्स का आइसोमर। हम लोग आइसोमर आगे पढ़ेंगे क्या है डिटेल्स, बट आप इतना तो जानते होंगे ना, आइसोमर जिसका फॉर्मूला सेम रहे और उस अलग अलग स्ट्रक्चर रहे तो आइसोमर कहते हैं। ये सारा आइसोमर है, ठीक है। और इसका नाम है आइसोब्यूटाइलिन, इसका नाम बोलते हैं आइसोब्यूटाइलिन, कॉमन नाम है आइसोब्यूटाइलिन, ठीक। और ये तीनों आइसोमर में सबसे ज्यादा स्टेबल यही वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेशन और इसका हाइपर कंजुगेशन थोड़ा देखिए आप एक बार, बताओ। अगर इसका CH बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसका CH बॉन्ड अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। बताइए दोनों ऊपर से या नीचे से एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना? अगर फ्लो सेम डायरेक्शन में हो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन। क्या बोले? CH बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूट होने का डायरेक्शन से भी स्टेबिलिटी डिसाइड होता है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है तो स्टेबिलिटी मिलेगा, वो कंस्ट्रक्ट होगा, जुड़ेगा। और अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव, वो ब्रेक कर देगा। बेचारा इधर से डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर आएगा, तुरंत इधर से उसको झटका देके उधर भगा देगा लात मार के। ये देखिए तुरंत इधर वाला जो है ग्रुप बोलेगा हम डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तुम डिस्ट्रीब्यूट मत हो। तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा। और अगर एक ही काम में अगर दो अपोनेंट लग जाए तो आप समझ ही रहे हैं कि ग्रोथ और विकास या सफलता क्या रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों मेंबर एक ही डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगा रहा है,
और इसमें क्या है कि दोनों मेंबर और एक ही फैमिली का दो मेंबर अगर सेम डायरेक्शन में एफर्ट लगाए और एक ही फैमिली का दो मेंबर अगर अलग अलग डायरेक्शन में एफर्ट लगाए तो आप स्टेबिलिटी महसूस कर ही पा रहे होंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि पूरे फैमिली मेंबर जो है, दोनों फैमिली मेंबर जो है एक डायरेक्शन में पैर से पैर मिला के, मन से मन मिला के सपोर्टिव वर्क हो रहा है। सपोर्टिव मतलब कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव हाइपर कंजुगेशन तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबल ही हो जाएगा इन दोनों से, और इन दोनों में तो ऑर्डर आ चुका है। चलिए हम डायरेक्टली इसको ओवरऑल फाइनल ऑर्डर कर दें। तो सबसे ज्यादा 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो अल्कीन का स्टेबिलिटी आप हाइपर कंजुगेशन से इस तरीके से कर सकते हैं। एप्लीकेशन शायद नंबर उधर से चल रहा था पीछे से, एप्लीकेशन 1। अच्छा, तो इसको ए कर लेते हैं। ठीक है, ए बी, और अब ए रहा, सी डी हो चुका है। ई नंबर देखिए, ई नंबर क्या हम लोग हाइपर कंजुगेशन से और भी क्या देख सकते हैं? तो हाइपर कंजुगेशन से हम और भी देख सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये क्या टॉपिक है भाई? ये क्या टॉपिक है? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। थोड़ा देखो, ध्यान दो। कोई अल्कीन लिए, तो आपको तो पता ही है ना, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। हाँ, अल्कीन कितने मोल लेना है? 1 मोल अल्कीन लेना है। ठीक है, 1 मोल अल्कीन लेना है। ठीक, इस 1 मोल अल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं 1 मोल अल्कीन पे। हाइड्रोजन जितना लगेगा देंगे, सफिशिएंट अमाउंट है ना, सफिशिएंट अमाउंट। हाँ, हाइड्रोजन ऐड करने के लिए अपने को कुछ कैटलिस्ट लेना होता है। प्लैटिनम ले लें या पैलेडिनम ले लें, या अगर निकेल लेंगे तो थोड़ा सा उसको गर्म करना पड़ेगा। एक कैटलिस्ट है, आसानी से हो जाता है इसलिए। ठीक है, अब सोचो क्या होगा। डबल बॉन्ड है, अल्कीन पढ़ रहे हैं, अल्कीन पे आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड पे आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा? अल्केन बनेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा, H2 जुड़ेगा और ये अल्केन बन जाएगा भाई। अल्केन बन गया, देखिए अल्केन बन गया। तो अपने को क्या है कि अगर अल्कीन पे, अगर इन पे हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो एन होता है और कुछ एनर्जी निकलता है, और उस एनर्जी को हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कह देते हैं। ये एनर्जी बाहर निकल रहा है, रिलीज एनर्जी, लेकिन नाम दे दिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी। ठीक, कब ज्यादा एनर्जी निकलेगा? कब एनर्जी निकल रहा है? अगर हम लोग अल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसे अल्केन बनेगा। अल्केन बनने में एनर्जी निकलता है कुछ। ठीक है, उस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बट एक ही मोल होना चाहिए, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कम्बशन कुछ भी पर मोल यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कब ज्यादा निकलेगा, कब कम निकलेगा? अपने को ही कैसे पता चलेगा कब ज्यादा निकल रहा है, कब कम निकल रहा है? तो सोचो, अल्कीन 1 मोल लिए, लेकिन इस 1 मोल अल्कीन में 2 गो डबल बॉन्ड रहे, 3 गो डबल बॉन्ड रहे, तो तीनों पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, और जितना ज्यादा जुड़ेगा हाइड्रोजन उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन पर मोल कंपाउंड। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा उस 1 मोल कंपाउंड में, उतना ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा। हाँ, यहां पे एक बात क्या ध्यान रखना, एक्सेप्ट अगर किसी कंपाउंड में 1 मोल कंपाउंड, अगर 1 मोल कंपाउंड हैव 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल बेंजीन से। अब आप कहेंगे बेंजीन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई? क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। तो हम अभी जस्ट बता दिए
कि अगर 1 मोल कंपाउंड में जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उतना ज्यादा H2 जुड़ेगा, और जितना ज्यादा H2 जुड़ेगा उतना ज्यादा HOH बाहर निकलेगा। बट क्या देखा गया कि बेंजीन जो है ना, बेंजीन जो है, बेंजीन का HOH 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से कम निकल रहा है। पता है क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। ये ऐसा इसलिए हुआ, ये घटना इसलिए हुआ, एक्सेप्शन है, ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड ऑलरेडी फ्रॉम बेंजीन रिंग, फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से ऑलरेडी रेजोनेंस एनर्जी निकल जाता है। और अगर कोई डबल बॉन्ड वाला, क्यों निकल रहा है रेजोनेंस एनर्जी? क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, और अगर रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगा तो उस पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एनर्जी कम निकलेगा, क्योंकि जो पहले निकल गया, पहले निकल गया एनर्जी, है कि नहीं? अब अगर कोई नदी को, अगर मान लो कि किसी नदी का बांध को खोलें और हम उम्मीद कर रहे हैं कि खूब पानी आना चाहिए था और पानी कम आया, तो पता लगा कि अरे पानी क्यों कम आया भाई, क्यों कम पानी निकल रहा है? तो लोग बोला अरे यार क्या हुआ था कि उसका पानी एक दिन पहले ही किसी ने गलती से खोल दिया था, पानी बर्बाद कर दिया है। तो वही चीज है, हम लोगों ने उम्मीद की है कि बेंजीन से एनर्जी ज्यादा निकलना चाहिए था, बट एनर्जी कम निकल रहा है। पूछे क्यों कम निकल रहा है? बोला कि उसका तो एनर्जी पहले बर्बाद हो गया है। बोले किस फॉर्म में बर्बाद हुआ? बोला रेजोनेंस के फॉर्म में। तो बस वही है, रेजोनेंस एनर्जी अगर पहले ही निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर दूसरा फैक्टर, ए वाला फैक्टर कब लगाना है? ए फैक्टर अप्लाई तब करना है जब, ए वाला अप्लाई तब करना है जब डिफरेंट है ना, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में अलग अलग रहेगा तब, यानी दिया हुआ कंपाउंड में व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन 1 मोल कंपाउंड। लेकिन अगर इसको कब लगाना है? और दूसरा फैक्टर है इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। दूसरा फैक्टर क्या है? इनवर्सली टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये वाला फैक्टर कब लगाना है? जब सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन पर मोल कंपाउंड। चलिए ठीक है, इसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। बताइए, यहां कंपेयर करने दे दिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक दे दिए हैं ए वाला, एक है बेंजीन, एक है ऐसा, और एक है ऐसा। बताइए इसमें कंपेयर करने का कि किससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलेगा अगर हम सभी के एक एक मोल पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बताओ सबसे ज्यादा किससे निकलेगा? तो हम लोग सीखे हैं जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड है उसी से ज्यादा निकलेगा। तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड तो यहां ज्यादा है बेंजीन में, इससे ज्यादा निकलना चाहिए, बट ये पहले एक्सेप्ट लिखा हुआ है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा निकलना चाहिए बट निकल नहीं रहा है ज्यादा ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी। तो बताइए इसमें कौन जीतेगा? क्या ये वाला जीतेगा? इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें तो एक ही डबल बॉन्ड है, बट यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उस पे हाइड्रोजन उतना ज्यादा जुड़ेगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ेगा उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा। तो सबसे ज्यादा 1। देन सेकेंड, अभी मत कहिए कि बेंजीन को आप सेकंड पे क्यों कर दिए, बेंजीन को लास्ट में करिए। ये हम कहां बोले लास्ट में करने के लिए भाई? क्या बोले हैं? जिसमें 2 डबल बॉन्ड रहेगा उससे कम होता है बेंजीन का। ये मत कहना कि 1 डबल बॉन्ड से भी कम हो जाएगा, नहीं 2 डबल बॉन्ड वाले से कम होता है। तो 1, 2, 3 और 4 में किससे ज्यादा निकलेगा? तो ए वाला फैक्टर लगाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तब अपने को स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा अल्कीन का। बताओ इन दोनों अल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल अल्कीन है? तो 4th वाला। क्यों? अल्फा H ज्यादा है। तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो यहां से HOH कम निकलेगा। तो कहां ज्यादा निकलेगा बोलो? 3rd में ज्यादा निकलेगा, देन 4 में होगा। ये आपका रहा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कहानी। सिंपल सी बात है भाई, अल्कीन पे हाइड्रोजन ऐड करो
तो एनर्जी बाहर निकलता है और उस एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कब ज्यादा निकलेगा? अगर 1 मोल कंपाउंड में ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन ऐड होगा उतना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक है। और एफ नंबर है, और ये हाइपर कंजुगेशन का लास्ट एप्लीकेशन है, एफ नंबर। ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं, हीट ऑफ कंबशन पढ़ते हैं। हीट ऑफ कंबशन इसको बोलते हैं HOC। नाम से क्लियर है? क्या नाम से क्लियर है? आप कोई भी कंपाउंड को जलाइए, हाँ, बट वो कंपाउंड कितने मोल होने चाहिए? 1 मोल होने चाहिए। आप इसको जलाइए, कितने ऑक्सीजन देना है? सफिशिएंट। ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट लेना है ऑक्सीजन का। अगर कंपाउंड जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, और आपको हीट बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन बाहर निकलेगा। अरे भाई, अगर कोई चीज को जलाएं, हम लोग यहाँ पे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, बट डिफिनेशन हम दे रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं ऑर्गेनिक जलाना है। बट अगर हम लोग ऑर्गेनिक को जलाएंगे तो क्या CO2 बनेगा? हाँ बनेगा, क्योंकि कार्बन होता है। क्या पानी बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और वहां पे हीट निकलेगा। कोयला जला लो ना, मीथेन जला लो, कुछ भी जला लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन जला दो, पेट्रोल जला लो, डीजल जला दो, सब तो हाइड्रोकार्बन ही है। तो CO2 बनता है, पानी बनता है, और हीट निकलता है। अब देखते हैं गाड़ी वगैरह में पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है तो हीट निकलता है, साइलेंसर कितना गर्म हो जाता है तो हीट निकलता है, तब तो है ना। हाँ, बट कब ज्यादा हीट निकलेगा? कब ज्यादा निकलेगा? तो डिपेंड करेगा कितना कार्बन जल रहा है। यानी 1 मोल में ज्यादा कार्बन रहेगा तो ज्यादा जलेगा, और ज्यादा जलेगा तो ज्यादा गर्म होगा। तो डायरेक्टली टू नंबर ऑफ कार्बन इन पर मोल कंपाउंड। पर मोल कंपाउंड में जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा हीट बाहर निकलेगा। और दूसरा फैक्टर एक कब लगाएंगे? व्हेन डिफरेंट कार्बन रहेगा, तो व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेगा तब क्या लगाएंगे भाई? अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेगा तब क्या करेंगे? तब स्टेबिलिटी देखेंगे, और स्टेबिलिटी का फिर से उल्टा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड से। मतलब स्टेबल कंपाउंड को जलाइएगा ना, कम एनर्जी निकलेगा, और अनस्टेबल कंपाउंड को जलाइएगा तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। बता इसको, ये रहा एक कंपाउंड है, इसको हम जला रहे हैं जी। एक कंपाउंड है, ये रहा, एंड देन CH डबल बॉन्ड CH3, एरा 1, एरा 2 एंड एरा 3। बताइए इन तीनों कंपाउंड में हीट ऑफ कंबशन, यानी हम तीनों कंपाउंड को जला रहे हैं, जलाने के बाद किससे ज्यादा हीट बाहर निकलेगा? हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा? तो आप ढूंढ रहे होंगे कि जिसमें ज्यादा कार्बन होगा उससे निकलेगा, बट कार्बन आपको बराबर मिला होगा। तो क्या देखना होगा? स्टेबिलिटी। और अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 1 नंबर अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो आप इसको जलाएंगे ना तो हीट बहुत कम निकलेगा, बहुत कम हीट निकलेगा, है ना। मतलब सबसे ज्यादा हीट कहां से निकलेगा पता है? सिस वाले फॉर्म से, सिस वाले से। इसीलिए हीट ऑफ कंबशन 3, 2 एंड 1। ठीक है, 3, 2, 1। चलिए हीट ऑफ कंबशन का एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा CH3, CH2 और CH3। ये आपका क्वेश्चन हीट ऑफ कंबशन का, ये CH3, CH2 और ये CH3 रहा। अगला है CH3, CH3, CH2, CH3, और यहां पे है CH3 और CH3। आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा आइसोमर है, आइसोमर है। किसके आइसोमर है? पेंटेन के आइसोमर है, देख लीजिए। चलिए हम तीनों को जला रहे हैं, सबसे ज्यादा हीट कौन देगा? तो आप बोलेंगे कि भाई कार्बन तो बराबर है, कार्बन बराबर है, जिसमें ज्यादा कार्बन होता है वो ज्यादा हीट देता है ना। कार्बन तो बराबर है, तो कार्बन अगर बराबर हो जाए तो स्टेबिलिटी देखते हैं, और हम आपको स्टेबिलिटी सिखाएं अल्कीन का, और यहां अल्केन है तो अल्केन का थोड़ा स्टेबिलिटी सीख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन
डायरेक्टली टू नंबर ऑफ 1 डिग्री CH बॉन्ड्स, यानी ऐसा अल्केन जिस अल्केन में 1 डिग्री CH बॉन्ड का संख्या ज्यादा होगा ना, वो सबसे स्टेबल होगा, क्योंकि 1 डिग्री CH बॉन्ड सबसे मजबूत बॉन्ड है, सबसे मजबूत बॉन्ड है। यानी अगर हम बॉन्ड का ताकत का बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ का बात करें, तो आपको बता दें 1 डिग्री का जो CH बॉन्ड है सबसे मजबूत होता है। तो ऐसा अल्केन जिसमें 1 डिग्री CH का संख्या ज्यादा रहेगा वो सबसे स्टेबल रहेगा। उसके बाद 2 डिग्री CH होता है और उसके बाद 3 डिग्री CH होता है। तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड वाला। हाँ, यहाँ पे 12 1 डिग्री CH है, 12 है, ये हो गया मोस्ट स्टेबल। और अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो आपको बता दें लिस्ट हीट ऑफ कंबशन होगा, यानी सबसे कम हीट ऑफ कंबशन निकलेगा यहां से। ये आपका हीट ऑफ कंबशन पे, ठीक है। तो हम लोग को तो ये हाइपर कंजुगेशन का काम सीखे। अब आगे का जो टॉपिक है, अब अपने को हम लोग लगभग एकदम लास्ट आपका जीओसी के हम लोग लास्ट पोजीशन पे हैं, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे जो है 3 तरह का काम और करना है। तो अब जो टॉपिक आने जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोग ग्रुप पढ़े +R ग्रुप, -R ग्रुप, और ये जो हाइपर कंजुगेशन पढ़े, ठीक है, इसको थोड़ा सा और अलग, यानी इसका वाइड यूज क्या है, ये तो ठीक है, ये तो यूज ठीक है, इसका वाइड यूज क्या है, तो थोड़ा सा इसका वाइड यूज पढ़ना है, ठीक है। तो 3 तरह का फैक्टर पे और लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पे, यानी 3 फैक्टर और हम लोग सीखेंगे इन सारे टॉपिक को यूज करते हुए। हाँ, बट यहाँ पे एक बात और सीख लें, हाइपर कंजुगेशन भी 2 तरह का होता है, +H और -H। ऑब्वियस सी बात है, जस्ट आप जैसे हर ग्रुप को देखे हैं, ग्रुप या तो डोनेट करने वाला या तो विड्रॉ करने वाला। सिमिलरली हाइपर कंजुगेशन वाला भी या तो डोनेट करने वाला होगा या तो विड्रॉ करने वाला होगा। कैसे समझेंगे डोनेट करने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ग्रुप को चेक करना है कि वो डोनेट करने वाला ग्रुप है या विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, आप उसे बेंजीन रिंग से कनेक्ट करिए, आप उसे बेंजीन रिंग से कनेक्ट करिए और देखिए CH बॉन्ड किस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि CH बॉन्ड का डायरेक्शन इधर होगा कि नहीं होगा? CH पाई, याद करो CH पाई। तो क्या ये डोनर है कि नहीं? ये डोनर है, हाँ, तो डोनर है, इसलिए इसको +H बोल रहे हैं, ठीक है। तो +H पता है किसको बोलते हैं? जिसमें हैविंग α-H, भाई जिसके पास α-H होगा उन सारे हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप को +H बोलेंगे। कोई दिक्कत? -H एक ही गो है, -H एक ही गो है। हाँ, अगर इसका हम ऑर्डर का बात करें जी, इसका ऑर्डर का बात करें, आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में बेहतर +H किसका होगा? इसका। क्यों? यहाँ पे 3 गो α-H है, यहाँ 2 ही गो α-H है जी, 5 गो मत कर देना। बेंजीन यहां लगाओ और बेंजीन से जो कनेक्टेड एटम है 2 हाइड्रोजन है, 5 मत कर देना। तो बता इन दोनों में कौन पावरफुल डोनर रहेगा? तो जितना ज्यादा α-H होगा उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा, और जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा उतना बेहतर डोनर कहलाएगा। तो यहाँ पे डोनर डायरेक्टली टू, यानी +H डायरेक्टली टू α-H होता है। देख लीजिए नंबर ऑफ α-H, ठीक है। -H एक ही है, CCl3 ओनली वन। CCl3 को -H रखा गया है, ये थोड़ा सा अजूबा टाइप का है, कैटेगरी है। आप जब इसको बेंजीन रिंग से कनेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये बेंजीन का डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। थोड़ा नया टाइप का रेजोनेंस है, जो कि आपके वो जो कॉमन रेजोनेंस है उससे थोड़ा अलग है। आप कहेंगे कि वहां वाला कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है हमको, तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां वाला फैक्टर वाला चीज है ही नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं -H, ठीक, ये हो गया -H। तो अब हम लोग आज जो है इसको यहां रहने देते हैं, और अब जो लास्ट मोमेंट का जो टॉपिक है आपको, और इन सारी चीज का यूज करेंगे, +H, -H, +R, -R का थोड़ा सा वाइड यूज, ठीक है, और हम कहां लगा सकते हैं तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं। अब आप इसको फिर से उसी तरीके से 4 बार 5 बार को रिवाइज करेंगे, है ना, और 4 बार 5 बार रिवाइज करने के बाद जो है वही काम करना है आपको। जितना ज्यादा रिवाइज करेगा उतना फायदा होगा, ठीक है। अरे तुम आ जाओ भाई, समझाना क्या है उतना, ठीक है।